नमस्कार प्यारे बच्चों। सनराइज मैथ फंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने कल स्टार्ट करी थी अपने 10th क्लास की बुक और उसका एक्सरसाइज अपनी जो फर्स्ट थी रियल नंबर वो हमने शुरू कर दिया था। कल रियल नंबर जो अपना कंसेप्ट है वहां तक हम पहुंचे थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सब के बारे में हमने जाना था। और फिर रियल नंबर जो है वह पढ़ने तक पहुंच गए थे। और फिर मैंने एक आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताई थी। ठीक है, हालांकि वो राजस्थान बोर्ड की जो बुक चल रही है ना उसमें डिवीजन एल्गोरिथम का पार्ट है नहीं। एनसीईआरटी बुक में वो डिवीजन एल्गोरिथम दे रखी है। तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसी को अपन पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में जो कुछ भी दे रखा ना वो मतलब अगर इनको पढ़ेंगे तो चैप्टर फर्स्ट वहां भी रियल नंबर है, चैप्टर फर्स्ट यहाँ भी रियल नंबर है, एनसीईआरटी में भी रियल नंबर ही है, इसमें भी रियल नंबर ही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्पल वगैरह आगे पीछे हो रहे हैं थोड़े से, तो चीज वही मिलेगी। यानी इसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो उसमें जैसे यहाँ एक अक्सर जो पढ़ेंगे वो 1.3 में मिल जाए या आगे पीछे मतलब मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, चीज वही है। तो देखो, कल हमने रियल नंबर के बारे में जाना था, रियल नंबर क्या थे। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो कुछ बातें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और बताता हूँ, पहले वो सीखे। पहले एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है। और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा पहले दोनों का अंतर समझना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि मैंने 6 लिखा, और इस 6 के अंदर जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा, यानी ये 6 जो है जिन जिन नंबर से डिवाइड होगा वो सारे सारे फैक्टर होंगे। इस 6 में भाग जाएगा 1 का भी, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। ये सारे सारे इसके फैक्टर हैं, ये सारे सारे फैक्टर हैं। इन फैक्टर में से वो अभाज्य संख्या देखो, इन फैक्टर में से केवल अभाज्य संख्या को देखनी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी? ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। यानी यो याद रखो कि किसी का भाग ही नहीं जाए। तो 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। जैसे 7 है तो 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा, या तो 1 का जाएगा या 7 का जाएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे? जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये अगर आपसे ये कहे कि इस 6 के प्राइम फैक्टर लिखो तो 2 और 3 हो गए, और इस जो 6 के जो फैक्टर लिखे हैं, केवल फैक्टर लिखने हैं, तो वो सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 6 के फैक्टर हो गए। और आपको अगर ये लिखेंगे ये तो हो गए गुणनखंड और ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इस तरीके से लिखे जाएंगे, और भाज्य गुणनखंड लिखे मतलब गुणनखंड लिखे केवल तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने जो चैप्टर फर्स्ट जो है ना इसमें अभी अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक नाम और आएगा यहाँ अभाज्य संख्या जिसको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर कहूं तो मैं इसको बोलेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? यानी एक तो देखो, दो ही बात होंगी इसमें, एक तो ये खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, और एक 1 से डिवाइड होगा। केवल 2 से डिवाइड होगा, खुद से और 1 से। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 जो है 5 से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 6, तो 6 देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। मैंने लिखा 13, तो 13 जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, केवल 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, तो ये जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा 14, तो 14 जो है देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है और 14 से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये 14 जो है ना देखो खुद के मतलब 1 से और खुद के अलावा 2 नंबर और भी हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यानी वे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि दो ही बात होगी, या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। संयुक्त संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी इंग्लिश में कंपोजिट बोलेंगे, हिंदी में उसको कहें तो भाज्य संख्या कहता हूं या संयुक्त संख्या कहता हूं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या
तो ये होगी, और इसके अलावा जो होगी वो कौन सी होंगी, भाज्य संख्या होंगी, यानी आपके कौन सी हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है ना। इसके अलावा भाज्य संख्या के अलावा जो बचेंगे वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या होगी, वो किसी न किसी डिवाइड होगी, भाई भाज्य मतलब जिसमें भाग जाए तो किसी न किसी का भाग जाएगा उनमें, खुद दो चीजों का छोड़ के, मतलब एक का और खुद का भाग तो जाएगा, और इसके अलावा किसी का नहीं जाए वो तो भाज्य संख्या, और जिनमें एक खुद के अलावा किसी और का भाग चला जाए, किसी और का भाग चला जाए तो वो अपनी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक नाम और आएगा, और यह ध्यान देना, उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक नाम आएगा इसमें सहभाज्य संख्या, अभी आएगा आगे उसमें पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या, अगली एक्सरसाइज में आएगा सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं, देखो नाम तो सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या नाम आ गया इसमें तो ऐसा लग रहा है कि अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना। देखो ये सहभाज्य संख्या मतलब ये दो संख्याओं की तुलना की जाएगी यहाँ, ठीक है। तो दो संख्याएं होंगी, उनमें अगर कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं हो जिनका भाग दोनों में जाए। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 और 7 लिखा, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या है, ये दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें दोनों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। मैंने लिखा 5 और 8, ये भी को प्राइम नंबर है। अब देखो कभी को प्राइम को प्राइम से मत जोड़ देना, 5 और 8 को प्राइम नंबर है, लेकिन 5 अकेला प्राइम नंबर है और 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम भी होंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है और ये आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों की अगर बात करें तो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। यानी दो ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं हो, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं हो जो दोनों को डिवाइड करे, ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो जो दोनों को डिवाइड करे, वो को प्राइम नंबर होंगे। तो देखो अगर मैं जैसे ये लिख दूं 10 और मैंने लिख दिया 16 लिख दिया, अब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का भाग यहां भी जाएगा, 2 का भाग यहां भी जाएगा, यानी 2 से डिवाइड, ये 10 जो 2 से डिवाइड ये भी होगा, 16 जो है ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 का भाग यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं देखो 15 और मैंने यहां लिख दिया 5, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, 5 का भाग जाता है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, केवल एक के अलावा, एक का भाग तो सभी में जाएगा ही, ठीक है ना, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या, दो संख्या ऐसी हो जो किसी अन्य संख्या से भाग उनमें नहीं जाता दोनों में, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएंगे, अपनी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी, ये नाम आएगा अभी आगे, ठीक है। अब जो अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है ना 1.1, तो 1.1 जो अपनी राशन बोर्ड की जो बुक है उसके हिसाब से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चीजें सारे आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी ये चैप्टर का नाम ये है, रियल नंबर ही, ठीक है। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे तो वो देखेंगे फिर लास्ट में जोड़ते होंगे। तो अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है ना वो क्या है, एक्सरसाइज 1.1, और उसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ना वो कुछ नहीं है, ये 4th क्लास 5th क्लास में सीखा है वो क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि आपको क्या दे रखे, संख्या दे रखी है और उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम कोफैक्टर। तो देखो संख्या क्या क्या है, जैसे मान लो कि पहली संख्या अपने दे रखी है 140, 140 संख्या दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो देखो क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपना तरीका ये होगा, ये हमने 10th उसमें 3rd 4th क्लास में सीखा है, मैंने कहा था इस एक्सरसाइज में 3rd 4th 5th जो 4th 5th क्लास की बातें होंगी सारी, इसमें कोई नई चीज है नहीं, एक केवल इरेशनल नंबर की जो बात आएगी ना वो आएगी, ठीक है। तो देखो पहले 2 से डिवाइड करो इसको, फिर 2 से डिवाइड करो, भाई 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और जब तक 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 35 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो हो नहीं रहा आगे, तो 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से 2 से नहीं हो रहा तो 4 से होने का मतलब ही नहीं है, फिर 5 से करो,
ये 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे तो ये क्या गया 1 आ गया। तो 140 को हम क्या लिखेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये लिख दिया। ठीक है, और इस 2 को देखो, ये 2 दोबारा करें, इसको लिख देंगे 2 के बाद 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये जो 140 जो था उसको जो प्राइम फैक्टर्स जो है उनके प्रोडक्ट के रूप में इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। यानी ये संख्या थी, इस संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो है उनके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। इस तरीके से आपको सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे बड़ी संख्या ये है, इसमें 3825 3825 जो फोर्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है 3825 ये दे रखा है। ठीक है, देखो करो, इसे पहले फैक्टर करो, ऐसे करने अपने को 2 से डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड करना, एक काम करना, इसमें एक अपने पुराना कोई वीडियो मिलेगा जिसमें दे रखा है कि भाज्यता के नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी दे रखा है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, और उसको जो है ना 15-10 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखना। उसके अंदर मतलब कोई भी संख्या जो है ना उसको देख करके हम कैसे अनुमान लगाएंगे उसमें भाग, इस संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे 2 है भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 है 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा। इस प्रकार से मैंने बना रखा है, तो देख लेना। ठीक है, तो देखो 2 का जाने के लिए इकाई का अंक जो है ना, अपना जो यूनिट जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, इनमें से कोई एक हो। तो या तो 5 है, 2 से डिवाइड होने का मतलब नहीं है। 3 से डिवाइड होने के लिए सभी का योग देखो, इन सभी का योग जो है ना, इन सभी का, ये सभी का योग है, ये अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 3 8 11 2 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। भाग दे दो, 3 एकम 3, फिर 8 3 दूनी 6, फिर 2 बचेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, अब 10th क्लास में हो गए, इस तरीके से भाग करना देखना अपने को, ये नहीं कि इसको अलग से भाग लिखें और फिर उसमें भागते हैं 3 का और फिर जो संख्या है वो लिखें यहाँ, नहीं, क्योंकि फिर तो सभी अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई तो वही पर्सन करने में अपने को जो 1 नंबर का पर्सन है और उसको करने में आधा घंटा लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आने चाहिए छोटे भाग। फिर देखो 3 1 2 3 3 7 और 3 10 10 5 15, फिर जाएगा 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखो देखिए 2 और 4 6 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर किसका भाग दें, 5 का चला जाएगा, 4 का जाने का मतलब है नहीं। 5 का कब जाएगा, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो 0 और 5 में से 5 है तो 5 का तो जाएगा, तो 8 में जो 40, फिर 5 का जाएगा 17 पर 85 और फिर 17 का जाएगा 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, यानी 3825 जो है, इसके जो हमने गुणनखंड किए वो गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुणा 17 इन्हें लिख देंगे। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ये जो संख्या थी वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये जो नंबर था, इस नंबर को अपने प्राइम फैक्टर जो है उनके प्रोडक्ट के रूप में आप इस प्रकार से इस नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे, ये तो हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से करने सारे। अब आता है अपना एलसीएम और एचसीएफ की बात। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ, इसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रखी है। देखो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ यानी एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्ती, लोएस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मतलब ऐसा आपका गुणनफल हो या ऐसा आपका गुणक हो जिसमें जो दी गई संख्या वो सारी उसको डिवाइड करे। ठीक है, और ये क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए जो दी गई संख्या को डिवाइड करे। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 8 और 15। ठीक है, हम इन दोनों के निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों के पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे और देखो इनके अलग अलग तरीके निकालने के, लेकिन अपन क्या करेंगे, फैक्टर जो मेथड है वही काम में लेंगे क्योंकि फैक्टर मेथड के बारे में यहाँ बात कर रखी है। ठीक है, तो फैक्टर मेथड से दोनों के अलग अलग फैक्टर कर दूं, 2 4 फिर 2 का भाग देंगे 2 और फिर 2 का भाग देंगे 1 आ गया। इसी प्रकार से इसके लिख दो, 3 5 फिर 5 का भाग देंगे 1 आ गया। मतलब हमने क्या देखा कि 8 के जो फैक्टर हुए ना वो तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 15 के जो फैक्टर हुए वो कितने हो गए 3 गुणा
5। ठीक है, चलो इसको 30 कर लेते हैं। ये जो संख्या दूसरी, इसको 30 कर लेते हैं। देखो एक बार मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखो क्या है। तो 15, फिर 3 का भाग देंगे तो 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो यहाँ एचसीएफ और एलसीएम लिखना बहुत आसान है। ये फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद में एलसीएम और एचसीएफ लिखने में क्या है, एचसीएफ में तो क्या है, सीधा सा एचसीएफ। तो एचसीएफ में तो देखो जो भी संख्या सभी में कॉमन होना वो लिख दो बस। देखो 2 यहाँ है लिख दो, बाकी 2 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, क्योंकि 2 देखो यहाँ है लेकिन और कहीं है क्या इसमें, बस एक बार आ गए तो लिख दिया, अब और है नहीं। 3 यहाँ लेकिन ऊपर नहीं है, 5 यहाँ नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया, 2 आ गया, यानी एचसीएफ तो आ गया 2। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है ना, अब देखना ये है कि जैसे यहाँ देखो 2 है, 2 यहाँ ऊपर 3 बार आया हुआ ना, तो यहाँ नीचे एक बार आया तो ऊपर 3 बार लिखो इसको। और 5 है वो 3 नीचे एक बार आया ऊपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी लिखनी है, छोड़ना नहीं कुछ भी। 3 लिख दिया और फिर 5 लिख दो। ठीक है, कर लो इनको गुणा, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ऐसे कितना हो गया, 120 हो गया। एलसीएम 120 हो गया। ठीक है, अब देखो जो मैं बता रहा था डेफिनेशन क्या होती है अपनी, कि हमने क्या किया, 8 और 30 जो था इसका हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ वो तो कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। और एलसीएम जो हमने निकाला, एलसीएम वो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी परिभाषा बोलता हूँ, क्योंकि ये परिभाषा इसलिए सीखनी जरूरी है क्योंकि पर्सन जो है वो कई बार इस रूप में दे करके और भाषा के रूप में देगा, और भाषा के रूप में देगा ना, उसमें पहचान करनी होगी कि या एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है वो मतलब एक आपको संख्या देगा, फिर उसमें मैं बताऊंगा जब कंप्लीट हो जाएगा उस समय एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस टाइप का, क्योंकि 2013 में एक बार पर्सन आया था इस टाइप का, जो कि इसमें नहीं था, और वो पर्सन आया था फिर बच्चे छोड़ के आ गए थे, तो मैं बताऊंगा उस टाइप का पर्सन। देखो क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या है कि एलसीएम का मतलब क्या था कि ये 2 संख्या है, इन 2 संख्याओं का एलसीएम क्या हुआ कि वो छोटा सा छोटा आपका गुणक होगा, छोटा छोटा मल्टीपल होगा जो इन दोनों संख्या से डिवाइड होगा। ये 120 जो है ना, 120 सबसे छोटी संख्या है, 120 सबसे छोटी संख्या है जिसमें भाग 8 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा, यानी ऐसी 120 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर दोनों का भाग जाएगा, 30 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। छोटी संख्या 16 है, उसमें 8 का जा रहा लेकिन 30 का नहीं जा रहा। छोटी संख्या 60 है, उसमें 30 का जा रहा लेकिन 8 का नहीं जा रहा। तो इसमें मतलब 120 जो है ना वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 का भाग भी जाएगा, 30 का भाग भी जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर परिभाषा क्या बोल रहा हूँ इसकी, कि लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, कि लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या ये इन दी गई संख्याओं से विभाजित होता हो, दी गई संख्याओं से विभाजित होता हो। ये 120 जो है सबसे छोटी संख्या है जो 8 और 30 इन दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हो, यानी दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्या ना उनसे विभाजित होगी, उन दी गई संख्याओं को उसमें भाग जाएगा। तो ये याद रखना कि एलसीएम जो ना हमेशा दोनों संख्याओं से या तो बढ़ाएगा या जो बड़े वाली संख्या उसके बराबर आ सकता है, छोटा कभी नहीं आएगा। ठीक है, और एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो, यानी दी गई संख्या ये है ना दोनों, इन दी गई संख्या दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, यानी एचसीएफ जो है ना वो बड़ी से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 8 में जाए, 30 में जाए। 2 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 8 में जाए, 30 का भी जाए, 8 में भी जाए और 30 में भी जाए। केवल इससे छोटी हो सकती है, इससे छोटी एक तो है ही जिसमें 8 में भी जा रहा है, उसका भाग 30 में जा रहा है। तो ऐसे तो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हो। और एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हूँ, जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हूँ। यानी एलसीएम तो क्या होगा कि ये जो संख्या दे रखी है मैंने उनका भाग जाएगा एलसीएम में, और एचसीएफ क्या होगा, जो दी गई संख्या उनको भाग, उनके अंदर उनका भाग जाएगा, यानी उनको डिवाइड करेगा। ये एचसीएफ तो क्या होगा, जो दी गई संख्या उनको डिवाइड करेगा, और एलसीएम क्या होगा, दी गई संख्याओं से डिवाइड होगा, यानी ये तो डिवाइड होगा और ये डिवाइड करेगा इनको। ठीक है, ये छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होगी दोनों से, और ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है,
तो ये बना एलसीएम और एचसीएफ की बात है। अब निकालना, एक तो उदाहरण मैंने बता दिया और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बना, सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो क्वेश्चन अपना ये है, पहले मैं हिंदी बताता हूं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश वाले में बता रखा है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, एंड वेरीफाई, और ये वेरीफाई करना है दैट द एचसीएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा किसका, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन को करते हैं फिर उसके बाद चलेंगे अपन, समझाऊंगा इसको। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन कर लेता सारे जैसे ही, ठीक है ना, चलो बड़ा कर लेते थोड़ा सा, सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो क्या कर रखा है कि दो संख्या, एक तो 510 है और दूसरी अपने पास 92, और इन दोनों क्या निकालना अपने को, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहला काम तो ये है। तो देखो पहले तो आप क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड लिखेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर लिखोगे, करो इसको 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 ये आएगा। फिर 2 का जाएगा नहीं भाग, फिर 3 का जाएगा इसमें, 3 7 21, 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 17 पर 85, अब किसी का रह जाएगा, सीधा 17 का जाएगा। मतलब हमने क्या लिखा कि 510 के फैक्टर लिख दिया। अब 92 को लिख लेते हैं एक बार। 92 क्या आएंगे, 2 से भाग जाएगा तो 4 दूनी 8, ये 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर 23 का भाग जाएगा सीधा, एक आ गया। ठीक है, आ गया। अब देखो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं इनका 510 जो है इसको फैक्टर लिखो, क्या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और जो 92 है उसकी क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, लिख दिया। हालांकि आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 यूं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, आपकी इच्छा है जो लिखो लिख दो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 गुणा 2 इस प्रकार से लिख देता हूँ, मैं इसी प्रकार से समझाता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने क्या लिखना है, एल सबसे पहले तो लिख दो एचसीएफ। एचसीएफ लिखना बड़ा आसान है कि वो संख्या जो दोनों में हो। देखो 2 यहाँ है, ले लो इसको। अब देखो 2 नीचे तो लेकिन ऊपर नहीं है, नहीं लेंगे। 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, नहीं लेंगे। 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, नहीं लेंगे। 17 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, नहीं लेंगे। 23 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगर कोई और होता कॉमन तो और लिख देते गुणा में, गुणा लगा के फिर उनको गुणा करके लिखते। ठीक है, अब आ जाओ एलसीएम में। एलसीएम क्या है इनका, देखो पहले 2 से छोटी छोटी संख्या शुरू कर दो। 2 देखो यहाँ ऊपर तो 1 बार है, नीचे 2 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना कोई नहीं है। ज्यादा बार है उसको लिखना है, तो 2 यहाँ 1 बार है, नीचे 2 बार है, 2 बार लिख दो। 3 ऊपर 1 बार आया है, नीचे नहीं आया तो 1 बार लिख दो। 5 1 बार आया है, लिख दो। 17 1 बार आया है, लिख दो। 23 1 बार आया, लिख दो। इन सबको गुणा कर लो, क्या आएगा। ठीक है, देखो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यहां तक का तो गुणनफल हो गया 60। ठीक है, और फिर देखो मैं इनको गुणा कर रहा हूँ। गुणा इस तरीके से करो, देखो अगर इस तरीके से करोगे तो ये थोड़े बड़े गुणा हो गए शुरू में ही, तो पहले छोटे छोटे संख्या को गुणा कर लो। गुणा करने का तरीका अपने को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपनी कैलकुलेशन जल्दी होगी इनसे। क्या आप यहां से करके लेके आओगे तो देखो यहाँ पहले इन दोनों गुणा करो, फिर उस 5 से गुणा करो, फिर 3 से करो, काफी लंबा। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 17 5 85, 17 6 102, 102 इन यहाँ तक का जो गुणा वो कितना हो गया, ये हो गया। अब 23 से गुणा करके लिख दो सीधा, तो देखो 0 आएगा, तो ये आ गया 0। 23 दूनी 46 और 23 यानी 23,460 आएगा इसका गुणा, 23,460 आएगा। आ गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ, ये तो हो गया। अब देखो एक नियम है कि दो संख्या अगर होना, एक्स और वाई दो संख्या है, एक्स और वाई दो संख्या है, और इनका एक का एलसीएम जो है, एलसीएम जैसे मान लो मैं पी मान लेता हूं, और एचसीएफ इनका मान लेता हूं, एचसीएफ वो मान लेता हूं मैं क्यू। तो हमेशा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। मतलब दो संख्या है,
एक्स और वाई, इनको अगर गुणा करें और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ इनको गुणा करें तो आपस में दोनों गुणनफल जो बराबर आएंगे। लेकिन ये बात दो संख्याओं के लिए है, कभी तीन संख्याओं के लिए मत कर देना कि तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल निकाले और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा निकाले बराबर आएगा, नहीं, केवल दो संख्या लिए कि दो संख्या है एक्स और वाई, उनका गुणा निकाल लो और दो संख्याओं का एलसीएम पी आ गया, एचसीएफ क्यू आ गया, इनका गुणा निकाल लो। तो हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसा है, क्या देखो हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालो, तो दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स कितना आएगा, 510 गुणा 92। ठीक है, इसको कर लेना, देख लेना, ठीक है ना क्या आएगा। तो ये देखना, ये अपने पास ये आएगा, गुणा करके देख लेना चाहिए, 23,460 आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना इसको। ठीक है, फिर 23,460 नहीं आएगा भाई, गलत हो गया, देखो जीरो तो आएगा ही, 51 दूनी 102 और 10 और 51 नमा 9 पंजो 45, 459 और 10 ये होंगे तो 469, ये आएगा 46,920 आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये दोनों संख्या में गुणनफल आ गया। अब क्या निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ किसका निकाला हमने, देखो एचसीएफ किसका निकाला, दो संख्या कौन सी है, 510 और 92, इसका एचसीएफ गुणा एलसीएम किसका निकाला, नहीं तो निकाला एलसीएम भी भाई, 510 और 92। देखो यहां मैंने जो ये लिखा ना ब्रैकेट का मतलब क्या होगा बताऊंगा अभी। ये देखो क्या आएगा, दो तो आया इनका एचसीएफ और एलसीएम कितना आया, 23,460 आया, इनको गुणा करोगे तो 46,920 आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, एचसीएफ, इसके ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख दिया कि एचसीएफ जो किसका निकाला हमने, इन दोनों संख्या को निकाला वो एचसीएफ, इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाला वो एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएफ 2 आया था, इनका एलसीएम 23,460 है, तो दोनों गुणा की दिया गया, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ 510 92 मल्टीप्लाई एलसीएम 510 92, यानी देखो 510 और 92 का एचसीएफ, 510 और 92 का एलसीएम, इन दोनों का जो गुणा है वो क्या रहा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है। अब ये आपको ये एक्स्ट्रा काम हो गया, पहले आप दो संख्या दे रखी उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तरीका समझ में आ गया। फिर क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालो, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल निकालो, देखो दोनों बराबर आ रहेंगे, बस ये प्रयोग करना है, यही वेरीफाई करना अपने को। ठीक है, पहले अपने को जो गिवन नंबर होंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकाल सकते हैं। फिर दोनों जो नंबर है उनका प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों बराबरी आएंगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, बस ये अपने को वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था सेकंड। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि अब की बार संख्या 3 कर दी और कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में अब की बार संख्या कर दी अपने पास 3। ठीक है, संख्या अपने पास कर दी 3, मतलब 3 संख्या दे रखी है, उनका हम क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, बस इतना ही कर रखा है और कुछ नहीं है। तो इसमें देखो कौन सा करें, हाँ चलो ये, चलो एक बार तो पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट करते हैं, 12, 15 और 21। ठीक है, 12 वेक्टर लिखो, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, प्रश्न में पूछा अपने को, तो लिखो इसके फैक्टर। अब सीधे लिख दूं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 करके देख लेना आप। 15 के क्या होंगे, 3 गुणा 5 और 21 के कितने होंगे, 3 इंटू 7। अब इसका लिखो एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा, देखो देखो 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, छोड़ दो, 3 ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 आ जाएगा, ये सभी में आ जाएगा 3, सभी में ना।
5 यहाँ ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, छोड़ दो। 7 नीचे है, ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, छोड़ दो। तो ऐसे कितना हुआ? 3 हुआ इसका। एलसीएम 2 देखो, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है, सभी को लेना है। और अधिकतम बार कितनी बार आया वो लेना है। तो 2 है वो कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 बार लिख दो इसको। 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो अधिकतम 1 बार आया है, लिख दो। 5 यहाँ 1 बार आया है, लिख दो। 7 यहाँ 1 बार आया है, लिख दो। करो इनको गुणा, 4 दिया 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 5 60, और 60 को 7 से गुणा करो 6 7 तो 42, 420 आएंगे। ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। ठीक है, ऐसे भी आ गया, बस ये पूछा था अपने को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है ना, उसमें देखो क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट जो है ना, उसमें दे रखा है 17, 23 और 29। और आजकल ऑब्जेक्ट टाइप पर्सन आते हैं, तो देखो उसमें क्या कहेगा कि पर्सन में पूछ लेगा कि इसका निम्न में 17, 23 और 29 का एचसीएफ है। ऑप्शन लिखेगा 17, 23 कुछ भी एक भी लिखेगा उसमें, कहेगा कि इसका एचसीएफ है ही नहीं। एक ऑप्शन ये भी डालेगा कि इनका एचसीएफ विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब देखना क्या 17 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा कि 17 के फैक्टर तो 1 गुणा 17 ही होते हैं, और होते नहीं है, ये होते हैं। 23 के क्या होंगे? 1 गुणा 23 होते हैं, क्योंकि सारी अभाज्य संख्या है 1 गुणा 29 ही होता है। ठीक है, इनमें तो अपन ने एक लिखा ही नहीं था भाई, एक तो सभी के साथ आता है इसलिए नहीं लिखा था। ठीक है ना, एक तो सभी के साथ आता है इसलिए नहीं लिखा था। यहाँ पर क्या है कि सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसलिए मैंने इसको एक बस समझाने के लिए आपको लगा दी, क्योंकि 1 गुणा 17 लिखो 17 ही आएगा, क्योंकि एक तो सभी का गुणनखंड होता है। तो या ऐसे देखो क्या है, ऐसे देखो कौन है? 1 ही तो है। ठीक है, और एलसीएम कितना है? एलसीएम तो 17 1 बार आया है, 23 1 बार आया है, 29 1 बार आया, कर लो गुणा, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, जो भी गुणनफल आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है या अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापत्ति होता है 1, 0 और इस प्रकार से कोई ऑप्शन और बढ़ा देगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापत्ति होता है 1, 0 और भी। तो बच्चे क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि भाई 23 के ये 17, 23 और 29 ये सारी संख्याएं जो है ना, इसमें एचसीएफ के लिए हमारे क्या दिमाग में स्पीडिंग होगी कि इनमें से सबसे जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ है। सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन आई हुई है एचसीएफ है, इनमें कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, या तो मैंने इसको 1 के रूप में लिख दिया ना, इसलिए समझ में आ गए। अगर मैं लिख देता कि 17, अब ये 17 के गुणनखंड क्या करते होते नहीं इसके। ठीक है, तो 17, 23 और 29 तो इसके क्या हो गए भाई, अगर हम 17, 23 और 29 सीख रही है तो मैंने यहाँ एक एक करके आपको समझाने के लिए लगा दिया। ठीक है, समझाने के लिए बता दिया, इससे समझ में आ गया कि एक जो कॉमन है दोनों में। लेकिन मैं अगर ये लिख देता कि 17 के गुणनखंड अपना क्या होगा भाई, 17 लिख दिया और 23 का 23 लिख दिया और 29 का 29 लिख दिया, अब बताओ क्या करें। ठीक है, तो इसमें तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब कॉमन तो 0 हो गया। तो बच्चों के दिमाग में तुरंत ये है, सबसे ज्यादा सवाल बच्चे यही गलती करते थे कि जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो वो 0 बताते थे। एचसीएफ 0 कभी नहीं होता, एचसीएफ कम से कम 1 होगा, यानी एचसीएफ 0 तो कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, अभाज्य संख्या है सारी, तो उस समय हमेशा एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, अगर अपने पास ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जो है जितनी भी प्राइम नंबर्स दे रखी है, ठीक है, उन प्राइम नंबर्स का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही इतना ही पढ़ेंगे, बाकी ये जो क्वेश्चन है वो अगली